Hello friends and welcome to this video on Authentic English, and in this video we're going to talk about the story The Singing Lessons by Katherine Mansfield. So first of all, let us know a little about Katherine Mansfield. Katherine Mansfield was a short story writer who was born in New Zealand. So she was born in New Zealand, and at a time when New Zealand was colonized. Then she moved to England, and she died of TB in 1923. So she did not live a very long life. Okay, TB cut her life short, and she is mostly known for her short stories. Okay, so short stories is what she has written, and she has published many collections of short stories, among which Bliss and Other Stories and The Dove's Nests etc. are very famous. So ये जो story है हमारी The Singing Lesson, ये ली गई है The Garden Party and Other Stories नाम के collection से. ठीक है, तो ये जो story है ये ली गई है हमारी The Garden Party and Other Stories नाम के collection से. हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में और जानते हैं. कैथरीन मैन्सफील्ड वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस वगैरह के साथ भी इंग्लैंड में मिली थी. तो ये वो दौर था जब मॉडर्निज्म इंग्लैंड में आई थी. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत मॉडर्निज्म के बारे में कि मॉडर्निज्म क्या चीज़ है. देखिए, जिस वक्त मॉडर्निज्म का बिगिनिंग हुई उस वक्त वर्ल्ड वॉर हो चुके थे दुनिया में. ठीक है, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, हर जगह तहस नहस थी. तो राइटर्स सोच रहे थे कि ये सब जो हो रहा है दुनिया में, इतनी सारी जो दिक्कतें हैं वर्ल्ड वॉर के बाद खासकर, इतनी डिस्ट्रक्शन, इतनी तहस नहस जिसका कोई मीनिंग नहीं था वॉर का, उसके लिए तो जितनी भी राइटिंग्स थी उनमें एक हिडन ट्रुथ, एक हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ऑथर्स. बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस मॉडर्न दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो कितनी बेकार है, वो कितनी, उसमें कितनी सारा प्रॉब्लम्स है. तो ज़्यादातर जो आप मॉडर्निस्ट राइटिंग पढ़ोगे, जिसमें कि अगर आप आगे जाके पढ़ते हो, जिसमें कि T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, जोसेफ कॉनराड, इस तरीके के ऑथर्स आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंडेम करते हैं इस चीज़ को कि जिस मॉडर्न दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. और उनकी राइटिंग में कहीं ना कहीं एक कोशिश होती है कि एक हिडन मीनिंग को ढूंढने की, एक हिडन ट्रुथ को ढूंढने की. पर खैर, ये सब जानने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है. मॉडर्निज्म की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अब देखिए, इस स्टोरी में भी आप जब इसको पढ़ोगे, एंड आई वांट यू ऑल टू रीड द स्टोरी, बिकॉज अगर आप ऐसे समझने बैठे हो इसको, ये सिर्फ समरी पढ़ के हो जाएगा. हालांकि मैंने काफ़ी अच्छी समरी दी है जो आपको, जिसमें सब कुछ कवर्ड है ऑलमोस्ट, जिसमें कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस भी कोट कर दी हैं. तो आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी. नो समरीज आर रिप्लेसमेंट फॉर द ओरिजिनल टेक्स्ट. जो ये जितने भी स्पार्क नोट्स, इंग्लिसिस्ट, बीमिंग नोट्स, जितनी भी सब चीज़ें हैं, ये सब ठीक है. मतलब, और मेरा चैनल जो है ये सब ठीक है, मतलब एक हद तक कि आप देख रहे हो उसको और इसे आप समरी पढ़ लोगे, एनालिसिस पढ़ लोगे. दिस इज जस्ट फॉर रिविजन पर्पस. दिस इज नो सब्सटीट्यूट टू द ओरिजिनल टेक्स्ट. आपको ओरिजिनल जो ऑथर ने लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, यू कैन रीड इट इन वेरी लेस टाइम. Okay, so you have to read the story fully in order to understand it the best. Okay, so anyway, let's begin with our summary. So सबसे पहले हम लोग स्टोरी के समरी में शुरू करते हैं जाना. तो स्टोरी का नाम है द सिंगिंग लेसन. ओके, तो इसमें एक सिंगिंग टीचर है, मतलब एक म्यूज़िक टीचर है, और उनकी लाइफ में जो हुआ बस उसके बारे में है ये स्टोरी. बहुत ही सिंपल स्टोरी है और आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. हाँ, मैं एक और बात बोल रहा था, जब आप स्टोरी पढ़ोगे आप इसमें नोटिस करोगे कि फ्रैगमेंट्स में लिखी गई है स्टोरी. अचानक से बीच में एक आप देखोगे कहीं ना कहीं ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है कुछ, और फिर उसके दिमाग में जो चल रहा है ऑथर उसको डिस्क्राइब करने लगता है. तो कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट टेक्स्ट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें फ्रैगमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बीच में वो लोग तुरंत ला देते हैं, क्योंकि दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं लगातार. अभी भी आप ये कहानी कहानी सुन रहे होगे, आपके दिमाग में न जाने कितने सारे ख्याल आ रहे होंगे. ठीक है, तो मॉडर्निज्म में ये जो चीज़ है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये लगातार चलता रहता है. ठीक है, तो फ्रैगमेंट्स आपको स्टोरी में भी देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत हालांकि, और बहुत ही क्लियर फ्रैगमेंट्स. ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझने में दिक्कत होगी. क्या होगा कि कोई ना कोई लाइन डिस्क्राइब कर रही होगी ऑथर, अचानक से आप देखोगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके बारे में उस पर बता रही डिस्क्रिप्शन पे. तो ये एक तरीका है मॉडर्निस्ट राइटर्स का कहीं ना कहीं, कि जो दिमाग में हो रहा है वो बहुत ही नेचुरली होता रहता है, तो उसको एक्सप्रेस करने का. So it's very simple, it's nothing to worry about. So the singing lesson is taken from the collection The Garden Party and Other Stories. The story is about a music teacher called Miss Meadows. तो मिस मीडोज जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है. इनका नाम ही कितना फ्रेश सा लग रहा है, मीडोज. मीडोज क्या होते हैं वो? मीडोज इज अ, यू नो, एन एरे ऑफ bushes. Okay, or an area of grass, an area that is covered with green grass. So it's a very happy term.
सो हम लोग देखते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी शी इज सीन वॉकिंग थ्रू द स्कूल वेयर शी टीचर्स विद डिस्पेयर इन हर हार्ट। डिस्पेयर क्या होता है? डिस्पेयर मतलब होता है होपलेसनेस, ठीक है, जिसमें आपको उम्मीद नहीं रह जाती है किसी चीज़ की। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वो अपने स्कूल में जा रही हैं पढ़ाने के लिए, ऑफ कोर्स अपने स्कूल में घुसी हैं, और उनका जो दिल है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्पेयर है, ठीक है। सो शी इज़ वेरी फीलिंग वेरी होपलेस। द कॉज ऑफ द डिस्पेयर इज रिवील्ड इन फ्रैगमेंट्स इन द स्टोरी। एकदम से हम लोगों को ऑथर नहीं बताती है कि वो क्यों डिस्पेयर में है, क्यों वो होपलेस फील कर रही है। जैसे जैसे हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ेंगे हम लोगों को इस डिस्पेयर का कॉज पता चल जाएगा। मिस मीडोज एनकाउंटर्स द साइंस मिस्ट्रेस हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट पर्सन इन हुज हेयर अ बी माइट बी फाउंड ट्रैप्ड। तो अब साइंस मिस्ट्रेस आती हैं, ये म्यूजिक टीचर हैं, ये किसी साइंस मिस्ट्रेस से मिलती है, स्कूल का स्कूल ही सेटिंग है। क्या होता है वहाँ पे कि साइंस मिस्ट्रेस को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं कि उनकी, और इतनी उनके बारे में सब कुछ इतना स्वीट है, ठीक है। स्वीट आप समझ रहे हो, मतलब शी, कुछ तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो आई मीन दे टॉक वेरी स्वीटली ऑन योर फेस बट एक्चुअली दे आर नॉट वेरी गुड पीपल। वो वाली पोएम है आपके पेपर में, द स्पाइडर एंड द फ्लाई, उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से दैट स्पाइडर is actually very clever but she talks so sweet. So science teacher is something like that. आप अपने एग्जाम में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो because both these things are in your own syllabus. आप इसमें मेंशन कर सकते हो that the science mistress is just like that spider in the fly. But हालांकि वो उनको ल्योर करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, पर इस तरीके से जैसे इसमें डिस्क्राइब किया गया सार्काज्म के साथ कि इतनी ज़्यादा मीठी बातें करती थी और उनके बारे में सब कुछ इतना स्वीट था कि उनके बालों में कोई मक्खी कोई बरैया फंस सकती थी, कोई बी फंस सकती थी। सो मतलब शी इज डिस्क्राइब्ड एज समबडी हु इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। वो जानने की कोशिश करती हैं कि ये मिस मीडोज आप इतनी कोल्ड क्यों लग रही हैं, आपके चेहरे पे इतनी दुख की वजह क्या है। होते हैं कुछ लोग जिनको शायद जानकर मज़ा आए कि कोई क्यों उदास है, ये पर मिस मीडोज उनको बताती नहीं है और आगे बढ़ जाती हैं। साइंस टीचर गेसेस दैट मीडोज इज सैड बट द लैटर शी इज़ नॉट। तो जो साइंस टीचर है वो, सॉरी, जो हमारी मिस मीडोज है वो बोलती हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि ये जो साइंस टीचर है ये गेस कर लेती हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इनको नेगेटिव वे में डिस्क्राइब किया गया, शी इज नॉट डिस्क्राइब पॉजिटिवली इन द टेक्स्ट। इन अ क्लास द गर्ल्स वर शाउटिंग, तो हम लोग जानते हैं कि ये गर्ल्स किसको पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है कि शी टीचर्स इन काइंड ऑफ अ co-ed school, or maybe it is a co-ed school, but whatever, she only teaches girls. In our class the girls were shouting. We meet another character, a girl called Mary Beasley, who is the favorite student of Miss Meadows. तो क्या होता है, वो क्लास में जाती है, देखती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, वो क्लास में जाती है, क्लास में अपने बेटन मतलब अपनी छड़ी से टैप करती हैं उसको, अपने सामने जो पोडियम रखा होता है उसके ऊपर, और अपने क्लास को साइलेंस कराती हैं कि शांत हो जाओ सब लोग। हालांकि उनके दिल में एक बहुत ही बड़ा बैटल चल रहा है, बिकॉज कोई ना कोई ऐसी सैड न्यूज़ है जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है। सो फिर हम लोग एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम है मैरी बीजली। तो मैरी बीजली इज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मिस मीडोज। मिस मीडोज साइलेंसेस द क्लास। शी थॉट हर स्टूडेंट्स माइट हैव गॉट टू नो दैट नीडी इज इन अ वैक्स। तो वो सोचती है कि मेरे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही ख़राब फील कर रही हूँ। वी गेट टू नो दैट हर स्टूडेंट्स दैट हर सैडनेस इज बिकॉज ऑफ अ लेटर। यहीं पर रिवील होता है कि वो क्यों सैड है, वो इसलिए सैड है क्योंकि उनको कोई लेटर मिला है। तो अब हम लोगों को पता चलना होगा कि इस लेटर में क्या ऐसा लिखा था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। Her fiancé wrote to her that he could not marry her. Marrying fills him with nothing but regret. Earlier he tried to write disgust. So this is very important. What happened was, उनको एक लेटर मिला था उनके fiancé के पास से। एक ऐसा आदमी था जिनके, उसका नाम है बेजल, जिससे ये इंगेज हो चुकी थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसने उनके पास एक लेटर भेजा। उस लेटर में लिखा कि मैं, हालांकि ऐसा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमसे शादी करने से मेरे दिल में सिर्फ रिग्रेट भर जाती है, ठीक है। और रिग्रेट जो शब्द है वो भी सिर्फ रिग्रेट नहीं था, उसके पहले उसने लिखना चाहा था डिस्गस्ट। फिर उसने डिस्गस्ट को काट के उसके ऊपर रिग्रेट लिखा था। तो डिस्गस्ट आप समझते हो क्या होता है? इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेट। तुमसे शादी करने में मैं डिस्गस्ट से भर जाता हूँ, उसने ये लिखना चाहा था। और उसके ऊपर काट के कहीं उसने ये वर्ड लिखा रिग्रेट। तो इस लेटर को पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स कोई भी, अभी आपने सोचा कि मेरी किसी इंसान के साथ शादी होने वाली, फिर आपको उससे एक ऐसा ब्रेकअप मैसेज मिले या ब्रेकअप लेटर मिले, यू विल गेट शॉक्ड। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मिसेस मीडोज इज इन अ शॉक एज वेल। मिस मीडोज इज इन अ शॉक एज वेल because her fiance has written such a terrible letter to her. And moreover, this is very important, when you write answer in your exam, you have to write that the word regret was written on top of the scratched word disgust। की पहले उसने disgust लिखना चाहा था, उसको काटा कि disgust बहुत ही गंदा हो जाएगा, चलो regret लिख देता हूँ। मतलब तुमसे शादी करने में पहले वो लिखना चाह रहा था मुझे disgust फील होती है, फिर उसने लिखा मुझे regret फील होती है। इस लेटर को
इसकी मतलब ये जो खासकर डिस्गस्ट वर्ड था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर। तो हम लोगों को पता चलता है कि वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, रिटन मतलब अगर आप बुरे शब्द किसी को बोल रहे हो या कुछ भी, शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर है। कई ऐसे शब्द होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो आप शब्द आपके पकड़ लेते हैं, उनके दिल को शब्द बुरे लग जाते हैं। शब्द जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मैंने अपने एनालिसिस में तो उसको नहीं लिखा, पर हाँ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। Beasley presented her with a flower, but instead of thanking her as usual, Miss Meadows made no reply to her student. तो क्या होता था, एक क्राइजेंथेमम नाम का फ्लावर होता है जिसको वो उसकी स्टूडेंट उसको देती थी हमेशा जब वो क्लास में आती थी। पर हमेशा वो क्या करती थी कि उनको अच्छे से थैंक करती थी अपनी स्टूडेंट को। पर आज क्या हुआ, उसने सिर्फ फ्लावर उठा के रख दिया, कुछ बोला भी नहीं। तो उसकी स्टूडेंट जो है वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी। अब बच्ची थी, वो रोने वाली थी ऑलमोस्ट। दैट डे दे चोज टू प्रैक्टिस अ लेमेंट। और उस दिन वो किस तरीके का गाना गाने जा रहे थे, वो उस तरीके का गाना गाने जा रहे थे जो कि एक लेमेंट है। लेमेंट इज अ वेरी सैड सॉन्ग जो ग्रीव करता है किसी चीज़ को। और ऑथर ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि बहुत ही सैड गाना था। द सॉन्ग सिंग टॉक्स अबाउट द टेम्परलिटी ऑफ लव और लाइफ। जो गाना वो चूज करते हैं उसमें पूरी तरीके से सिर्फ यही गाया गया है कि लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती, सब कुछ खत्म हो जाता है, ज़िंदगी भी खत्म हो जाती है। तो मतलब ज़िंदगी एक धोखा है, प्यार एक धोखा है। तो मतलब गाना जो है वो पूरी तरीके से इसी के ऊपर बेस्ड है कि कुछ भी पूरे समय के लिए नहीं चलता, सब कुछ बहुत ही उदास गाना है। मिस मेरी कॉन्स्टेंटली थॉट अबाउट व्हाट कुड हैव मेड हर फियांसे राइट दैट लेटर। उनके दिमाग में गाना सिखाते सिखाते सिर्फ यही बात चलती रहती। गाना तो वो ऊपर से सिखा रही है कि किस क्या वजह होगी जो उसने ये लेटर लिखा। शी थॉट अबाउट हिज प्रीवियस लेटर्स इन मीटिंग। इससे पहले तो वो सब कुछ अच्छे से बातें कर रहा था, इससे पहले तो मुझसे ठीक से मिला था। देन दे बिगैन टू टेक द सॉन्ग विद एक्सप्रेशन। फिर वो एक्सप्रेशन के साथ उस गाने को गाने लगे। All the time she taught, the contents of the letter kept haunting her mind. Miss Meadows is 30, her fiance's name is Basil and he was 25. तो एक और चीज़ पता चलती है कि मिस मीडोज 30 साल की हैं और उनके जो फियांसे हैं वो 25 ईयर्स के हैं, बेजिल। ठीक है, तो ये भी है। और इसके बाद क्या है कि शी हैड बीन engaged to Basil and everyone knew that, and she decided to quit school since she would not be able to face the science mistress or a student once it got known. इसमें एक और बात कही गई यहाँ पे कि क्या होता है कि सबको पता है कि वो इंगेज हो चुकी हैं। ठीक है, अब वो अचानक से जब बताएंगी कि मेरी शादी टूट गई, उसने ऐसा लेटर लिखा, तो वो उनको लगा कि मैं फेस नहीं कर पाऊंगी ना अपने स्टूडेंट्स को और ना कि उस साइंस मिस्ट्रेस को। तो साइंस मिस्ट्रेस हम लोगों को अब थोड़ा और समझ में आता है कि थोड़ी निगेटिव टाइप की कैरेक्टर है। वो ऐसी कैरेक्टर है जो मुंह पे मीठा बोलेगी और अंदर ही अंदर वो सबका बुरा चाहती है। तो साइंस मिस्ट्रेस को बहुत ही बुरी तरह पोर्ट्रे किया गया है। शी इज नॉट अ पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन बट अ वेरी नेगेटिव वन। तो इतनी देर में जब वो ये सब सोच रही होती है, एक लड़की आती है उनके पास। एक लड़की आके उनसे अनाउंस करती है कि मिस वायट, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस है, वो आपको अपने रूम में बुला रही है। सो मिस वायट हु गिव्स हर अ टेलीग्राम। तो मिस वायट बोलती है आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। तो टेलीग्राम ज़्यादातर तब भेजे जाते थे उस ज़माने में जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाए। ठीक है, कोई इमरजेंसी पर्पस के लिए किसी की डेथ हो गई खासकर, तब ये टेलीग्राम्स वगैरह भेजे जाते थे। शी वंडर्ड इफ बेसिल कमिटेड सुसाइड। तो जब टेलीग्राम आया तो उनके दिमाग में पहला ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं बेसिल ने सुसाइड कमिट कर ली हो। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आस्क्ड हर टू इग्नोर द प्रीवियस लेटर। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो लेटर काफी पॉजिटिव था। लेटर के शब्द क्या थे? पे नो अटेंशन टू लेटर, मस्ट हैव बीन मैड, बॉट हैड स्टैंड टुडे बेसिल। उसमें क्या लिखा उसने कि जो मैंने पहले लेटर भेजा था उस पर ध्यान मत दो, मस्ट हैव बीन मैड, मैं काफी गुस्सा हुआ होऊंगा इसलिए मैंने लिख दिया बॉट हैट स्टैंड टुडे बेजिल, आज मैं एक हैट का स्टैंड लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया बेजिल। अब पता नहीं आदमी पागल है कि ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, क्या है जो भी रीजन है, इसने लिखा कि पुराना वाला लेटर इग्नोर कर दो। मतलब इसने एक तरीके से इसको जीते जी मार ही डाला था इस तरीके का लेटर भेज के कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और अब ये बोल रहा है कि पुराने वाले लेटर में कोई अटेंशन मत दो, मैं आज हार्ट स्टैंड लेकर आया हूँ, मैं गुस्सा हूँ इसलिए मैंने भेज दिया। Miss Wyatt then tells a jubilant Miss Meadows that she doesn't appreciate telegrams being sent to teachers during school hours unless in case of very bad news. तो फिर मिस वायट क्या बताती हैं कि मिस मीडोज को कि उनको पसंद नहीं है कि आपको टेलीग्राम्स स्कूल में भेजे जाएं जब तक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ट्रैजिक न्यूज़ ना हो। उस तरीके की छोटी मोटी खबरों के लिए आपके फियोन्से के द्वारा टेलीग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ मिस मीडोज वाज हैप्पी। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी आस्क्ड द गर्ल्स टू सिंग अ हैप्पी सॉन्ग फ्रॉम पेज 32। तो अब देखिए क्या होता है, वो सैड सॉन्ग लेमेंट को छोड़ के अचानक से एक हैप्पी सॉन्ग पे आ जाती हैं और हैप्पी सॉन्ग गाने लगती हैं। शी एक्टिवली बिगैन टू टीच हर क्लास जॉयफुली। हर वॉइस वाज नाउ फुल डीप फ्लोइंग विद एक्सप्रेशन। सो दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ द स्टोरी। क्या होता है कि वो आराम से पढ़ाने लगती है अपने क्लास को और मज़े से पढ़ाने लगती हैं खुश होकर। ठीक है, so this is it. A real life situation where people can have mood swings. Miss Meadows mood changes sharply on receiving happy news. So ये एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरह है। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी को बहुत बुरा बोल देते हैं जो हम बिल्कुल मीन नहीं करते कि मुझसे ज़िंदगी में कभी बात मत करना, मैं तुमसे बोलूँगा नहीं, इस तरीके की चीज़ें, और वी डोंट मीन इट। तो इस तरीके से मे भी उसने भी गुस्से में इस तरीके का लेटर लिखा हो, मूड स्विंग्स हो रहे हो उसको, उस वक्त उसका मूड अच्छा ना हो बिल्कुल भी, लिख दिया इस तरीके की बड़ी बात।
और इसकी वजह से तो पूरा दिन खराब हो गया मिस मीडोज का। और आखिरी में क्या हुआ कि यू नो व्हाट, everything changes. Miss Meadows' mood changes sharply on receiving happy news. अच्छा, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट चेंज आता है मिस मीडोज के दिमाग में। जैसे ही वो न्यूज़ को पढ़ती हैं, इस छोटी सी लाइन को, इस छोटे से लेटर को, वो खुश हो जाती है और एक हैप्पी सॉन्ग गाने लगती हैं। जस्ट अ मोमेंट इज एनफ टू चेंज हाउ वन फील्स। तो एक झटके में, एक पल में हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं वो बदल सकता है। इमोशंस अफेक्ट द वे वी बिहेव, और हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ स्टाइल पर। अगर आप अंदर से बहुत ही बेकार फील कर रहे हो तो आप पूरा दिन किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। आपको मन होगा मैं स्कूल ना जाऊँ, है ना, आपको मन होगा मैं कोचिंग ना जाऊँ, आज तो मतलब छोड़ ही दूँ, आज घर पे सोना चाहिए, अच्छा मूड नहीं है। फ्रैगमेंट्री स्ट्रक्चर समवॉट अकिन टू मॉडर्निज्म, इसमें एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरी में, थोड़ा बहुत फ्रैगमेंटेशन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपको प्रोसेस ऑफ द माइंड एकदम झटके के साथ सामने आ जाता है, आपके फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े। बेजिल अ मूडी मैन, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि बेजिल किस तरीके का आदमी है। एक तरफ बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, फिल्स विद मी विद डिस्गस्ट, डिस्गस्ट के ऊपर काट के लिखता है फिर रिग्रेट। उसके अपने मूड पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि किस तरीके का आदमी है वो सही से लिख भी नहीं सकता। पहले वो सोचता है कि डिस्गस्ट, फिर वो लिखता है रिग्रेट। वो काफ़ी मूडी किस्म का इंसान है। सॉन्ग्स रिप्रेजेंट मिस मीडोज मूड। और जो ये सॉन्ग होते हैं, और ये सिंगिंग लेसन क्यों नाम है स्टोरी का, क्योंकि ये स्टोरी पूरी पूरी एक लेसन के दौरान ही सेट है। वो लेसन देती जाती है कुछ 30-40 मिनट का, उसी के दौरान ही सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए स्टोरी का नाम है द सिंगिंग लेसन। और जो वो सॉन्ग्स को चॉइस करती हैं वही उनके मूड को रिप्रेजेंट करती है। द स्टोरीज टोल्ड इन अ स्कूल सेटिंग एंड हाउ थिंग्स चेंज इन जस्ट वन क्लास टेकन बाय द टीचर। तो ये थी हमारी कहानी द सिंगिंग लेसन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। I hope you are able to understand. If you have any questions, you can ask in the comment section below. And please subscribe to my channel, guys. Thank you, and please share it with your friends as well. Thank you so much, guys.